वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर AHDP के फर्स्ट सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में लेसन नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ फीड स्टफ यानी खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने जो शुष्क खाद्य पदार्थ है, मतलब जो सूखा चारा या बेरसीला चारा, उसका अध्ययन कर रहे थे। बेरसीला चारा में हमने सबसे पहले अध्ययन किया था हे के बारे में। हे शुष्क चारे में हे के बारे में अध्ययन किया था। हे के बारे में के बाद में हमने क्या अध्ययन किया था? स्ट्रा यानी तूड़ी, जिसे भूसा बोलते हैं, भूसे के बारे में अध्ययन किया था। भूसा जो है, इसमें क्रूड फाइबर की मात्रा अधिक होती है, तो प्रोटीन की मात्रा बहुत ही कम होती है। भूसे के अंदर जो है डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन जो है लगभग 0 होता है, और TDN टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट जो है वो 40% होता है। अब भूसे के अंदर हमने फलीदार भूसे, फलीदार फसलों से जो भूसा बनता है उसके बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने गेहूं का भूसा, जौ का भूसा और जई का भूसा, इनका अध्ययन किया था। फिर हमने धान का भूसा यानी जो चावलों से जो भूसा बनता है, चावल निकालने के बाद जिसे धाई बोलते हैं, धाई निकाल लेते हैं, फिर जो पीछे बचता है वो चावल का यानी उसको धान का भूसा बोलते हैं, जिसे हमारे भाषा में पुआल बोलते हैं। इसको आपकी बुक में इसको लिखे पुलाव, ये गलत है, इसको आप पुआल कर लेना, पुआल। और ये भारत के कुछ भागों में अत्यधिक मात्रा में उत्पादित होता है, जहाँ पे पानी ठहरता है, पानी जहाँ पे खड़ा रहता है, जैसे नाड़ी एरिया है गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, हरियाणा में, पंजाब में, जहाँ जहाँ से नदी आती है, तो उस जगह पे ये चावल ज़्यादा होता है। इसका जो धान निकालने के बाद में, यानी जो इसके दाने निकाल लेते हैं, धान अलग कर लेते हैं, उसके बाद में जो पौधे का भाग बचता है उसको बोलते हैं स्ट्रा, धान का स्ट्रा या धान का पुआल है। इसमें कल हमने अध्ययन किया था, इसमें प्रोटीन नहीं होता है, इसमें क्रूड प्रोटीन जो है वो बिल्कुल नहीं होता है। पोटेशियम लवण और ऑक्जेलेट अधिक मात्रा में होता है। नहीं, पोटेशियम लवण तो बहुत अधिक मात्रा में होता है, लेकिन ऑक्जेलेट भी अधिक मात्रा में होता है। फास्फोरस कम मात्रा में होता है, फास्फोरस इसमें कम मात्रा में होता है। अब जो ऑक्जेलेट है, ये ऑक्जेलेट जब हम चावल का भूसा या पुआल जिसे बोलते हैं, जिसे पराली भी बोलते हैं, उसको जब हम पशु को खिलाते हैं, तो ये ऑक्जेलेट जो है, उसमें जो ऑक्जेलेट होता है अधिक मात्रा में, वो गोबर में या मल द्वारा कैल्शियम ऑक्जेलेट रूप में बाहर निकलता है। यानी जो रूमन में ऑलरेडी कैल्शियम प्रेजेंट होता है दूसरे फीडिंग स्टफ के साथ में जो जाता है पेट में, जो कैल्शियम होता है पेट में ऑलरेडी, उसके साथ ये मिलके कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है और वो शरीर से बाहर निकलता है। अब ये ऑक्जेलेट जो है, जो चावल के भूसे में बहुत ज़्यादा होता है, इसके कई दुष्प्रभाव हैं। वो क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये है कि एक तो ये कैल्शियम के साथ में मिलकर कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है रूमन में, और ये इस स्थिति में अवशोषित नहीं होता है। यानी जब कैल्शियम ऑक्जेलेट बन जाता है तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है और गोबर के साथ बाहर निकल जाता है। अर्थात चारे के अंदर कैल्शियम होते हुए भी, उस चारे में कैल्शियम होता है, लेकिन वो ऑक्जेलेट के साथ मिलकर बाहर निकल जाता है, अवशोषित नहीं होता है, और पशुओं में कैल्शियम की कमी हो जाती है। और कैल्शियम की कमी जब पशु में होती है तो उसको मिल्क फ्यूर हो जाता है। ये आपको मेडिसिन में या तो पढ़ा दिया होगा, नहीं तो पढ़ाएंगे। यानी अगर दूध देने वाले पशु में कैल्शियम की कमी हो जाए तो उसको मिल्क फ्यूर बोलते हैं, दूध या जवर जिसे बोलते हैं, वो हो जाता है। और यानी मिल्क फ्यूर रोग होने की पूरी संभावना रहती है अगर आप उसको चावल का भूसा खिलाते हो तो। और ये ऑक्जेलिक एसिड जो है, जो ऑक्जेलेट है, ये ऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्ट होके ये
गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है, पशु के गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है और उसमें यूरीमिया होने की अधिक संभावना रहती है। यूरीमिया क्या होता है? यूरीमिया के अंदर ब्लड के अंदर यूरिया लेवल बढ़ जाता है, ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ जाता है या मतलब अदर नाइट्रोजनस जो पदार्थ होते हैं उनका लेवल जो है यूरिन में बढ़ जाता है। और वो क्या है, क्योंकि ये जो यूरिया और अदर नाइट्रोजनस पदार्थ होते हैं वो किडनी द्वारा शरीर से बाहर निकाले जाते हैं, लेकिन जब ये ऑक्जेलिक एसिड बनता है तो ये गुर्दे को नुकसान पहुंचाता है और उसकी वजह से ये यूरिया और अदर नाइट्रोजनस सब्सटेंस जो है वो उसका लेवल जो है वो ब्लड में बढ़ जाता है, क्योंकि ये किडनी द्वारा बाहर नहीं निकाले जा सकते, किडनी इनको निकालने में असमर्थ हो जाती है, क्योंकि किडनी जो है उसको नुकसान पहुंचता है ऑक्जेलेट के कारण। एक तो इस ऑक्जेलेट के कारण गुर्दे में और पेशाब की थैली जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, उसमें पथरी बढ़ने का भय हमेशा बना रहता है, उसमें स्टोन बढ़ने की संभावना रहती है पूरी। कैल्शियम के कारण, क्योंकि जो ऑक्जेलेट है वो कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्जेलेट बढ़ा के गोबर से बाहर निकल जाता है, तो कैल्शियम की कमी हो जाती है शरीर में। इसलिए अगर मान लो पशु के कहीं घाव हो गया या कहीं चोट लग गई तो खून का थक्का बनने में देरी से बनता है, यानी कैल्शियम अगर होता है तो खून का थक्का जल्दी बनता है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो खून का थक्का बनाने में मदद करता है। इसलिए ऑक्जेलेट ज़्यादा होने से कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे खून का रक्त का थक्का देरी से बनता है। पशु में अगर ये ऑक्जेलेट उसके अंदर चावल में भूसे में ज़्यादा है तो पशुओं के एल्कोलोसिस नाम का रोग होना, क्षारीय ये क्या अपापच्य रोग है, उपापच्य रोग जिसे मेटाबॉलिक डिजीज बोलते हैं, ये एल्कोलोसिस का मतलब है क्षारीय चीज़ें अगर पशु खा लेता है, क्योंकि ये ऑक्जेलेट एक क्षारीय है नेचर में। क्षार का मतलब है पीएच जो है किसी चीज़ का पीएच, लिक्विड का पीएच अगर 7 होता है तो वो न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन उससे कम हो जाता है तो वो एसिडिक हो जाता है, और अगर 7 से ऊपर हो जाता है तो वो एल्कलाइन हो जाता है, तो एल्कलोसिस हो जाता है पशु को। और ये बीमारी आप अभी मेडिसिन में पढ़ोगे, या तो आपको मेडिसिन में पढ़ा दी होगी, नहीं तो आप पढ़ लोगे इसको तो पता लग जाएगा एल्कलोसिस क्या होता है। तो एक और होता है कि अगर केवल आप धान का भूसा, यानी अगर पराली या जिसे पुआल बोलते हो, वो अगर आप लंबे समय तक पशु को खिलाते हो अकेला, तो पशुओं को डेगनाला बीमारी हो जाती है। डेगनाला बीमारी का मतलब है कि रोग में पशु के शरीर पे एडिमा हो जाते हैं, यानी मतलब सोजन आ जाती है, उसमें पानी भर जाता है, उसके नेक्रोसिस हो जाता है, पशु मतलब गलने लगता है, मतलब जगह जगह पे जो एडिमा होते हैं वो गल जाते हैं। पूंछ और कान के जो सिरे हैं उनको छोड़ के, जो पूंछ का शिरा और कान का शिरा इनको छोड़ के बाकी जो पूंछ और कान का भाग है उसमें गैंग्रीन हो जाती है। गैंग्रीन का मतलब है वो जगह मर जाती है, बाकी वो जगह आप जान तो लेदरी लगना, वो लेदरी लग जाती है। इन सभी कारणों के ये सभी जो नुकसान होते हैं ऑक्जेलेट की वजह से, इसलिए इस भूसे को हम उपचारित करते हैं, कुछ तरीकों से उपचारित करते हैं। इससे क्या है, ऑक्जेलेट जो है ये कम हो जाता है और उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। उस चारे को कैसे कैसे उपचारित करते हैं, उसके कई कारण हैं। जैसे हम उसको भूसे को जो है पानी में भिगो देते हैं, पानी में भिगो के, यानी चावल के भूसे को पशु खिलाने से पहले 1 लीटर पानी में 1 किलो तूड़ी जो है, 1 किलो तूड़ी या भूसा जो है चावल का, उसको 1 किलो पानी में 1 लीटर पानी में 1 घंटे तक भिगो के रखते हैं। फिर उसके बाद में उसमें क्या है कि जो ड्राई मैटर है उसकी मात्रा कम हो जाती है और उसमें नमी बढ़ जाती है। चावल के भूसे को सोकिंग क्रिया से लाभदायक प्रभाव मिलता है, पशु आराम से खाता है उसको। दूसरा क्या है, भूसे का क्षारीय उपचार करते हैं, यानी एल्कली ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रा बोलते हैं। चावल के 1 किलो स्ट्रा को, यानी 1 किलो जो चावल का भूसा है उसको 1 लीटर पानी में 1.25% सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये डाल के 1.25% का सॉल्यूशन 1 घंटे तक इस
घोल में उसको भिगो देते हैं। इसमें उपस्थित लिग्निन और ऑक्जेलेट की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी। अगर ऐसा उपचार करते हो तो उसमें लिग्निन की मात्रा और ऑक्जेलेट की मात्रा कम हो जाएगी, तो कैल्शियम की अवशोषण दर बढ़ जाएगी। क्योंकि जब इनकी मात्रा ऑक्जेलेट की कम हो जाएगी तो कैल्शियम जो है उसका अवशोषण शरीर में सही प्रकार का हो पाएगा। फिर इसका उपचार करते हैं अमोनिया द्वारा उपचार, यानी अमोनिया ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको। अमोनिया या अमोनिया का विलयन, उसका घोल अमोनिया का, उसमें तूड़ी या भूसे को मिलाने से, यानी विलयन उसका घोल मिलाने से उसकी पौष्टिकता और स्वाद और उसमें क्रूड प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है और वो स्वादिष्ट हो जाता है। फिर इसका ट्रीटमेंट करते हैं हम यूरिया द्वारा उपचार करके, यूरिया द्वारा उपचार करके, यानी इसमें 4 किलो यूरिया जो खेतों में छिड़कते हैं हम फसल में खाद के रूप में, वो 4 किलो यूरिया लेके उसको 40 लीटर पानी में घोल बना लेते हैं और 100 किलो जो चावल का भूसा या पुआल है उसको ज़मीन पे बिछा देते हैं, उसको बिछा देते हैं और उसके ऊपर जो है ये यूरिया जो घोल बनाया है वो छिड़क देते हैं उसके ऊपर, और उसको हम एक तिरपाल से ढक देते हैं और 3-4 दिन तो उसको ढके रखते हैं। और जब बाद में उसको क्या है कि 4-5 दिन बाद में उसको निकाल के पशु को खिलाते हैं, तो उससे क्या होता है, एक तो चारे की पौष्टिकता बढ़ जाती है, एक उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, तथा चारा अधिक रुचिकर व सुपाच्य हो जाता है, पचने में आसानी रहती है। तो ये इससे हम यूरिया द्वारा उपचारित करते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरिया उपचारित कैसे करते हैं, तो ये आप लिख सकते हो इसमें। फिर हम उसको साइलेज बना के भी खिला सकते हैं पशुओं को। साइलेज बना के मतलब ऐसे खिलाते हैं कि तूड़ी या भूसे में अधिक नमी वाली फसलें लेते हैं, यानी ये तूड़ी भूसा जो है तो सूखा होता है, इसमें नमी बहुत कम होती है, इसलिए हम क्या करते हैं कि ऐसे चारे लेते हैं जिसमें ऐसी फसलें जैसे बरसीम है, आलू है या बीन का चारा जो है जिनमें नमी ज़्यादा होती है, उनको मिलाकर साइलेज बनाने से भूसे की गुणवत्ता, स्वाद, पोषक तत्व आदि बढ़ जाते हैं। और साइलेज जो है ये कैसे बनाते हैं, इन चारे को जो है काट के और जो नमी वाला चारा है, हरा चारा, जो उसके साथ मिला के इसको ज़मीन में गाड़ देते हैं और एनारोबिक कंडीशन पैदा करते हैं, जिससे क्या है कि नुकसान करने वाले जीवाणु जो है फसल को, चारे को खराब करने वाले जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। वो आपको मैंने पहले चैप्टर में इसी में पढ़ाया था पहले कि साइलेज क्या होती है। तो इससे क्या है, इसके भूसे गुणवत्ता, स्वाद और पोषक तत्व आदि बढ़ जाते हैं। तो ये था साइलेज बनाकर। अब आता है सेकंड जो चारा है वो आता है रसीला चारा। ये था बेरसीला चारा जिसमें हे और स्ट्रा थी। अब आता है रसीला चारा या नम चारा जिसे बोलते हैं। ये वे चारे हैं जिनमें पानी की मात्रा 60 से 90% होती है, यानी हरा चारा होता है ये। इसमें मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। 2 भागों में क्या, इसको कई भागों में बांटते हैं, यानी इसमें एक तो चारागाह में जो चारा उगता है वो है। चारागाह आप जानते हो जो गांव के चारों तरफ ओरण छोड़ते हैं, ओरण है या चारागाह है जहाँ पे पशु खुले घूम के चरते हैं। फसल जो है वहाँ पे चारा जो है वो नेचर की तरफ से उग जाता है, घास फूस उग जाती है, उसमें पशु चरते हैं। और ये चारा जो है वो पशुओं के लिए एक तो क्या खाने में बहुत स्वादिष्ट रुचिकर होता है और इसमें प्रोटीन भी बहुत मात्रा में पाया जाता है। दूसरा क्या है कि अगर चारागाह नहीं है, मान लो चारागाह नहीं है, चारागाह में तो चारा जो है बरसात के बाद खूब टाइम के लिए मिलता है, तो कुछ फसलें उगा लेते हैं चारे वाली, यानी उगाई गई चारा फसलें, कल्टीवेटेड फोडर क्रॉप्स, जो चारे के रूप में फसलें काम आती हैं उनको उगा लेते हैं और पशुओं को साल भर चरने हेतु चारा मिलता रहता है। उन्हें उपयुक्त समय काटकर पशुओं को खाद्य के रूप में काम में लेते हैं। पहले चारा उगा लेते हैं, फिर उसको उपयुक्त टाइम पे उनको काटते हैं और पशुओं को खिला देते हैं। इस प्रकार की फसलों अथवा चारे को 2 भागों में बांटा जाता है। ये जो फसलें हम उगाते हैं चारे के रूप में, इनको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। एक फलीदार चारा फसलें जिनको हम बोलते हैं लेग्यूमिनस फोडर क्रॉप्स, एक होता है अफलीदार चारा फसलें जिनको नॉन लेग्यूमिनस, लेग्यूमिनस का मतलब है जिनके फलियाँ लगती है, और नॉन लेग्यूमिनस जिनके फलियाँ नहीं लगती है। अब फलीदार चारा फसलें जो है एक होते हैं खरीफ की फसल और एक होते हैं रबी की फसल। ये आप सभी पशुपालन करते हो, किसानों के बेटे हो, खेतीबाड़ी करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि खरीफ में होने वाली मुख्य रूप से चारा फसलें हैं मोठ, मूंग, गवार और लोबिया। मोठ, मूंग, गवार और लोबिया, ये याद रखना है कि भाई
खरीफ में चारा फसलें फलीदार कौन सी होती है, और रबी की फसल में जो फलीदार चारा है वो होता है लुसर्न और बरसीम। लुसर्न को रिजका बोलते हैं और बरसीम, ये दो हैं चारे। इन सभी चारों में जो ये मैंने अभी आपको बताया खरीफ और रबी में जो चारे होते हैं फसलों फलीदार चारे जो फसलें हैं जो चराने के काम आते हैं पशुओं को, इन सभी में 2 से 3% डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन होता है। 2 से 3% डाइजेस्टिबल कच्चा प्रोटीन और 10 से 12% टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट होता है। इसको भी याद करना जरूरी है कि इनमें जो फलीदार चारा फसलें उनमें टीडीएन कितना होता है, डीसीपी कितना होता है। अब हम इनका एक एक का वर्णन करते हैं कि लुसर्न जो है रिजका, इसकी रिजका फसल जो है चारे वाली फसल है, इसकी सितंबर अक्टूबर में बुआई होती है। इसको कब बोते हैं? सितंबर अक्टूबर में बोते हैं। इसकी एक वर्ष में 7 से 8 कटिंग लेते हैं। एक बार काट लिया, फिर 15 दिन बाद में, 20 दिन बाद में फिर काट लेते हैं। ऐसे करके एक साल में 7-8 कटिंग लेते हैं तथा प्रति एकड़ इसकी अनुमानित जो उपज है वो 225 क्विंटल होती है। इसकी उपज है 225 क्विंटल प्रति एकड़ एक साल में। प्रत्येक कटिंग के बाद इसे पानी देना आवश्यक होता है। हर कटिंग के बाद में इसको पानी देना जरूरी है। चारे के लिए जो फसलें इसकी जो किस्में हैं वो है सिरसा नंबर 8 तथा 9। सिरसा नंबर 8 और 9 अच्छी किस्में हैं। यदि पशु को केवल रिजका तो बरसीम को अधिक मात्रा में खिलाते हैं तो पशु के आफरा होने की संभावना रहती है। यानी अगर आपने अकेला रिजका या बरसीम खिलाई तो पशु आफर सकता है, उसको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। उसको सूखे चारे में भूसे में मिला के खिलाना उत्तम रहता है। बरसीम सेकंड है चारा बरसीम, ये भी डेयरी पशुओं का मुख्य चारा है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में इसकी बुआई करनी चाहिए। इसमें हर 15 से 20 दिन बाद सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, पानी पिलाने की ज़रूरत पड़ती है फसल को, तथा हर 40 दिन बाद इसकी कटिंग होती है। 40 दिन बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसमें प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। फिर आता है मटर। मटर आप लोग सब्जी खाते हो मटर की, तो ये सर्दियों की फसल है जो रबी में तैयार होती है। मटर की फसल जो है ये चारे के रूप में भी काम में लेते हैं और ये सर्दियों की फसल है जो रबी में तैयार होती है, लेकिन इसकी पैदावार कम होने के कारण जो है इसको चारे के रूप में कम ही उपयोग में लेते हैं। इसको चारे के रूप में कम उपयोग में लेते हैं। कभी कभार जब अगर उसमें दाने वगैरह कम पड़ते हैं तो इसको काम में लेते हैं। फिर आता है लोबिया। ये आपकी किताब में लोमिया लिखा हुआ है, इसको लोबिया कर लेना, लोबिया। ये खरीफ की फसल का हरा चारा है, यानी ये भी खरीफ में होता है। उन क्षेत्रों में बोया जाता है जहाँ सिंचाई के साधन अच्छे हैं, पानी के साधन जहाँ अच्छे हैं, वहाँ ये फसल होती है। इसे मार्च के अंतिम सप्ताह से मध्य जुलाई तक बोया जाता है, यानी मार्च के अंतिम सप्ताह से लेके मध्य जुलाई तक इसको बो सकते हैं। इसकी पैदावार लगभग 150 क्विंटल प्रति एकड़ होती है, इसकी पैदावार है। ये भी आपको याद करना है। फली आते समय इसमें पोषक तत्व अधिक, मतलब जब इसमें फली आती है उस टाइम इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अतः इसी अवस्था में काट कर पशुओं को खिलाना चाहिए। जब फसल में फली आती है उस टाइम इसको खिलाना लाभदायक रहता है। फिर आता है ग्वार। ग्वार आप लोग जानते हो कि ग्वार जो है जल्दी तैयार होने वाली खरीफ की फसल है और एक हरा चारा भी है। इसकी बुआई जो है ग्वार की बुआई मई और अगस्त में की जाती है। इसका उत्पादन जो है 50 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टर के लगभग होता है, यानी इसका उत्पादन जो है 55 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से होता है। इसकी जातियां जो है, किस्म जो है 29 जातियाँ जो चारे के लिए काम में लेते हैं वो डॉक्टर 2, FS 266 तथा दुर्गापुरा सफ़ेद है। दुर्गापुरा जो है ये जयपुर में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है जहाँ पे इसका आविष्कार किया गया वैज्ञानिकों द्वारा, तब इसका नाम दुर्गापुरा सफ़ेद पड़ा। अब उसमें आते हैं, ये तो थे फलीदार चारा फसलें। अब आता है अफलीदार चारा फसलें जिनको हम बोलते हैं नॉन लेग्यूमिनस फोडर क्रॉप्स, यानी खरीफ की चारा फसलें और रबी की चारा फसलें, दो प्रकार की चारा फसलें इसमें आती है। खरीफ की चारा फसलों में आती है ज्वार, मक्का, सूडान घास। इनका उत्पादन 100 से 200 क्विंटल प्रति एकड़ लगभग होता है। ये जो खरीफ की चारा फसलें हैं ज्वार, मक्का, सूडान। रबी की चारा फसलें हैं बाजरा, नेपियर घास, गिन्नी घास आदि। अब इनमें
जो है ये जो मैंने बताई खरीफ की फसलों में और रबी की फसलों में जो चारा फसलें हैं नॉन लेग्यूमिनस फॉडर क्रॉप्स, इनमें 0.5 से 2% तक डीसीपी डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन और 11 से 17% टीडीएन होता है। ये इसके जो कंपोजिशन है वो भी आपको याद करने हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, या तो ट्रू फॉल्स में आएंगे या ये फिल इन दी ब्लैंक्स में आएंगे, ये मल्टीपल चॉइस में भी आ सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो आते हैं पेड़ की पत्तियाँ, यानी सुकुलेंट जो चारा है, रसीला चारा जिसे बोलते हैं, उसमें पेड़ की पत्तियाँ बहती है। यानी कुछ पेड़ जो है उनकी पत्तियां जो है पशुओं को खिलाने काम में आती है। सामान्य रूप से भेड़ बकरियों को जो पत्तियां खिलाते हैं, अन्य पशु जो है ना उनको पत्तियां नहीं खिलाते हैं, लेकिन जब चारे का अभाव होता है तो पेड़ों की पत्तियों का योगदान बढ़ जाता है। अब कौन कौन सी पत्तियां जो है पशुओं को खिलाते हैं वो आपने पहले मैंने शुरुआत में बताया था, जैसे बेर की पत्तियाँ हैं, खेजड़ी की है, कीकर की है, नीम की पत्तियाँ हैं, अरडू की पत्तियाँ हैं, ये पत्तियाँ जो है ना इनको खिलाते हैं। पौधे की यौवनावस्था में, जब पौधा मतलब क्या है यंग होता है ना, यंग स्टेज में बढ़ोतरी करता है, उस टाइम में तने में व पत्तियों में क्रूड प्रोटीन अधिक और क्रूड फाइबर की मात्रा कम होती है। जब पौधा ग्रोइंग स्टेज में होता है, जवान जिसे बोलते हैं, तब उसकी तने और पत्तियों में क्रूड प्रोटीन और ज़्यादा होता है और क्रूड फाइबर कम होता है। लेकिन जब वो परिपक्व अवस्था में आता है, नहीं वो पकने की अवस्था में आता है, तो क्रूड प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है और क्रूड फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए इनकी पौष्टिकता जो कम हो जाती है यौवन अवस्था, इसमें परिपक्व अवस्था में, इसलिए इनका उपयोग जो है यौवन अवस्था में ही करना चाहिए। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पेड़ पौधे की पत्तियाँ और तने हैं उनको कब यूज़ में लेना चाहिए, तो उनको जो है यौवन अवस्था में काम में लेना चाहिए। फिर कुछ फसलों की जड़ें हैं, कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी जड़ें जो है रूट्स ऑफ क्रॉप्स जिसे बोलते हैं, वो भी पशुओं को खिलाने में काम में आती है। जैसे आपने देखा होगा शलजम, टर्निप जिसे बोलते हैं, हमारी भाषा में उसको गोंगलू बोलते हैं, गोंगलू। और स्वेट्स, ये भी मतलब क्या कंदमूल है एक प्रकार का, इसकी जड़ें खिलाते हैं। मैनगोल्ड्स का मतलब है मैंगल बीट बोलते हैं इनको। और चुकंदर शुगर बीट है, चुकंदर जिससे चीनी बनती है, गाजर है, आदि फसलों की जड़ें जो है वो पशुओं को खिलाई जाती है। इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये जड़ें जब पशुओं को खिलाते हैं तो उनको काट के खिलाना चाहिए, नहीं तो क्या है कि पशु जो है वो गाय भैंसें जो है वो चारे को जैसे सीधा निगलती है, वैसे इनको निगलेगी तो कई बार क्या चोक होने की संभावना रहती है। यानी ये शकरकंद है या मान लो ये चुकंदर है या शलगम है, ये पशु के ईसोफेगस में फंस सकता है, इसलिए इसको काट के खिलाना चाहिए। इनमें 75 से 92% नमी होती है, इनमें 75 से 92% नमी होती है और क्रूड फाइबर भी कम होता है। इनमें क्रूड फाइबर कम होता है। इनका उत्पादन लगभग 5 से 6 टन प्रति एकड़ होता है। इनका उत्पादन जो है ना 5 से 6 टन, 1 टन में 10 क्विंटल होते हैं, ये भी आपको ध्यान होगा। फिर अब आता है एक साइलेज। साइलेज का मतलब है ये चारे को संरक्षित करने का सबसे सर्वोत्तम साधन है। इसमें पशु को वर्ष भर उत्तम क्वालिटी चारा मिलता है। साइलेज बनाने का तरीका मैंने अभी आपको बताया था, फिर आगे भी इसमें साइलेज बनाने का तरीका आएगा, वो डिटेल में आपको बताया जाएगा। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे, कल हम दाने के बारे में अध्ययन करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे। धन्यवाद।